हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का रिवीजन। राइट, फटाफट से रिवीजन करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी वेटेज है इस चैप्टर का, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो अच्छे से हम इसका रिवीजन करेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम बात करते हैं रेस्ट चार्जेस की। जब भी चार्जेस जो भी अपने दिए हुए हैं वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहेंगे, तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन करेंगे। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज रहेगा, स्टैटिक चार्ज भी बोल सकते हैं। जब चार्ज जो है अपना रेस्ट पर रहेगा तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन करेंगे। चलिए, हमारे पास जो दो फंडामेंटल चार्जेस है, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, राइट, तो हमें पता है उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। रिपल्शन, राइट, नफरत। या अगर प्लस और माइनस की बात करूं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। उसी तरीके से अगर नेगेटिव नेगेटिव भी होगा तो भी यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन ही होगा। या तो ऐसा समझ सकते हो, सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन रहेगा, और ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा। राइट, चलिए, अब जो ये चार्जेस है उनकी कुछ वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स रहती है जिसके अंदर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, अगर मैं बात करूं चार्जेस की मिनिमम वैल्यू की, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो हमारे काम की है। वैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज और भी कम क्वार्क्स वगैरह पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है, बट हमारे लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हमारी वैल्यू होती है ई के बराबर। राइट, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और यहाँ पे तुम लोग लिख लो प्लस और माइनस, ठीक है। मिनिमम वैल्यू होगी -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, विच इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं चार्ज की, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन की, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, तो वो कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा। राइट, बट साइन उसकी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हम या तो डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का या करेंगे प्रोटॉन का, और आगे जाके हमारा न्यूट्रॉन के बारे में भी डिस्कशन आएगा। न्यूट्रॉन को हम n0 से n0 से डिनोट कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ये एक न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज 0 है। तो हमारे पास फंडामेंटल जो चार्ज है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल है, उसकी वैल्यू है ई, विच इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हो, या तो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। राइट, नेगेटिव के अंदर होएगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और प्लस आएगा तो वो प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, और भी इससे कम वैल्यूज पॉसिबल है, E/3 2E/3 क्वार्क्स पार्टिकल जो रहते हैं, अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स, राइट, रहते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, कम रहते हैं, बट हमारे लिए ई हमें पूछा गया है तो हमें ई कंसिडर करना है। राइट, चलिए, अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। अब चार्ज, पहली बात तो इंड्यूस कैसे होते हैं, तो इंडक्शन ऑफ चार्ज पे मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा कि हमारे पास वो कॉम्ब रहता है, उसको अगर हम ड्राई हेयर है उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रब करेंगे, फिर हमने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हाथ में लिए और उसको ऐसे पेन से कर दिया तो पेन से चिपक जाते थे। राइट, हम बचपन में सब ऐसा करते थे। तो ये रियलिटी में क्या हुआ, ये चार्ज इंड्यूस हुआ यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं ग्लास रॉड का, लेट से अपने पास एक ग्लास रॉड है और लेट से हमारे पास सिल्क है, ठीक है, सिल्क है और ग्लास रॉड है, और अगर इन दोनों को मैंने रब किया तो भी इन पे चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और सिल्क है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्जेस से होता है, ठीक है, चार्ज जो इंड्यूस हुआ चार्ज, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, इंड्यूस होता है। अब जैसे मैं बताऊं
कि अगर लेट से मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एकदम बिखरा हुआ है, ठीक है, उसको मैं एक न्यूट्रल, एक गोला है, न्यूट्रल कंडक्टर है, उसके पास ले आया, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये कंडक्टर तो न्यूट्रल ही है, राइट, बट ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से चार्ज फूट के इसके ऊपर चला गया, राइट, ऐसा भी नहीं होगा, कंडक्टर तो न्यूट्रल ही रहेगा, बट इसके अंदर होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, राइट, तो ये जो कंडक्टर का ऊपर वाला पार्ट है वहां हर जगह नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, और जो दूसरा पार्ट है वहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये चार्ज का इंडक्शन हुआ, इंड्यूस हुआ है चार्ज, ठीक है, फिर ये रब करने से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक चीज, कोई भी बॉडी है वो अगर चार्ज्ड है, वो किसी भी बॉडी को मैं चार्ज कैसे कर सकता हूँ, लेट्स से कि अपने पास एक बॉडी है, एक सिंपल, उसको मुझे चार्ज करना है, लेट्स से दो बॉडी है, दोनों अभी इनिशियल न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज को मुझे चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और दूसरी बॉडी में सिंपली भेज दूंगा, राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से। तो चलिए, एक में से इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, दूसरे में भेजा। अब जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज में अगर किसी से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव अगर किसी पे गया तो भाई नेगेटिव होना ही होना है, राइट। तो हमें एक बात याद रखनी है कि जहां से चार्ज निकलता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम जनरली इलेक्ट्रॉन्स को ही निकालते हैं, राइट, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस रहता है, उसके आसपास ऑर्बिट्स रहती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके हम किसी के अंदर चार्ज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि ये बॉडी अब चार्ज्ड है, ठीक है। जैसे पहले न्यूट्रल थी, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ दे दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, -E, और इसके ऊपर हो गया +E। लेट्स से अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालू, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, +2E, और एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर था ही, और दूसरा और चला गया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज हो गया, -2E। या तो तुम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि दो चार्ज निकाला, दो चार्ज गया इधर, तो -2 इसके ऊपर, +2E इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी जहां से इलेक्ट्रॉन निकले, जहां पे इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिवली चार्ज, राइट। अब इस बात से हमें एक बात पता पड़ेगी कि जो मैंने चार्ज का ट्रांसफर किया, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने आधा चार्ज ट्रांसफर किया, राइट, कभी ऐसा बोला कि मैंने आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ऐसा बोल सकते हैं, डाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया 2.5 या 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, राइट। तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो चार्जेस जो है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही होंगे, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके ऊपर, जैसे मैंने अभी बोला इसके ऊपर +2E हो गया, +2E कैसे हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकले तब, ठीक है, तब +2E हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ढाई इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि +2.5 हो गया, नहीं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सो जो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, जिसको मैं बोलूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होना का मतलब कि वो हमेशा एक इंटीजर के मल्टीपल में होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं पहले लिख लेता हूं, Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, ठीक है, तो या तो वो E हो सकता है, या वो 2E हो सकता है, या वो 3E हो सकता है, या वो 4E हो सकता है, या यही वैल्यू नेगेटिव में -E हो सकता है, -2E, -3E, -4E, इस तरीके से। मैं अगर बोल लू 2.5E, तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा, 2.5E चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो E हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4E हो गया, 4.5 तो नहीं निकाल सकते, या नहीं ढाई निकाल सकते, राइट। तो इस तरीके से तो किसी भी बॉडी के ऊपर, जैसे मैंने बताया, चार्ज कैसे आएगा, उसके ऊपर से चार्ज निकालने से चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो हमेशा वो क्वांटाइज रहेगा। तो लेट्स से अगर मुझे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दिया है, लेट्स से मुझे ऐसा दिया है किसी बॉडी के ऊपर 5 कूलम चार्ज है, लेट्स से छोटा सा क्वेश्चन, 5 कूलम चार्ज दिया है, मुझे बोला है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सिंपली हमें फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों, Q इज इक्वल टू NE, where E is the charge on the electron and N is the number of electron and Q is the charge। तो ये क्या आ गया, 5 that is equal to N into E, and the value of E which is 1.6 into 10 raised to -19, ठीक है।
अभी के लिए मैंने साइन रहने दिया है, क्योंकि फिर अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, 5 कूलम चार्ज अगर है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो इतने हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एनी सिंपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम निकाल सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने सबने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा ही है कि जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल छोटा सा दूं, लेट्स से कि एक कोई सिस्टम है, उसके अंदर हम लेट्स से कि इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, राइट। लेट्स से इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 3 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर 7 कूलम चार्ज। इनिशियली 2 कूलम, 3 कूलम एंड 7 कूलम। मैंने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर कुछ छेड़खानी कर दी और आंखों को मुंह से रिप्लेस कर दिया और लेट्स से दांत के 3 टुकड़े कर दिए, है ना। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि लेट्स से कि इसके ऊपर 7 कूलम या -7 कूलम चार्ज है, इस वाले के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, इस वाले के ऊपर -3 कूलम चार्ज है। सो व्हाट इज अ चार्ज ऑन द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो यही वाली सिस्टम इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इस सिस्टम में, पहली वाले सिस्टम के अंदर जितना चार्ज था उतना ही चार्ज बाकी वाले सिस्टम में भी आएगा। इन द सेंस चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसको कोई हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट मीन्स इनिशियली अगर मैं ये वाली पहली सिस्टम के अंदर बात करूं तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, राइट। तो इसके अंदर 12 कूलम्ब चार्ज है। और इसके अंदर देखेंगे ये जो पूरा सिस्टम मिलके जो भी सिस्टम बनेगा उसके अंदर भी कितना चार्ज होगा बच्चों, 12 कूलम्ब ही होना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, राइट। सो दैट इज -7 प्लस एक के ऊपर है 1, फिर -3 और लास्ट वाले के ऊपर लेट से है x जो हमें निकालना है। और इन सब का टोटल क्या होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए, राइट। बिकॉज चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे, वो बात हमें पता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, 12 प्लस 7 और 3 10 -1, तो ये आ जाएगा 21 कूलम, राइट। तो इस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज कर सकते हैं। बहुत इजी है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। अब हम बात करते हैं चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी। फोर्स के बारे में तो हम जानते हैं, ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट है न्यूटन वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो हम बात करते हैं सीधा कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ। सो लेट्स से कूलम्ब्स लॉ अपन को ये बोलता है कि कोई भी दो चार्जेस है, लेट्स से ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। हम कूलम्ब के लॉ के दो फॉर्म पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं स्केलर फॉर्म, है ना। इसका जो भी स्केलर फॉर्म है, दो फॉर्म रहेंगे, एक तो स्केलर फॉर्म रहेगा और एक वेक्टर फॉर्म रहेगा। अपन ये हेडिंग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। पहला फॉर्म इसका जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो है अपना स्केलर फॉर्म और बाद में आएगा अपना वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो लेट्स से दो चार्ज है Q1 एंड Q2 एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, राइट। तो ये जो दो चार्जेस है उनके बीच में जो फोर्स लगता है F, that is directly proportional to multiplication of both the charges, right, and that is inversely proportional to the square of the distance between them, right। इसीलिए जो कूलम का लॉ है उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। इनवर्स स्क्वायर लो, बहुत ही सिंपल तरीके से इनवर्स स्क्वायर लो हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम हटा दे तो फोर्स क्या हो जाएगा दो चार्जेस के बीच में, के कोई कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। आप लोग कुछ नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो, राइट। चलिए, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो यही वाला फोर्स हम मैं लिख दूं अगर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर 1/4πε0 को मैंने K की जगह रखा है, ठीक है। अब जो ये K तो है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, जो भी इसका ऐसा यूनिट है वो। ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एंड अगर मैं बात करूं जैसे के की, राइट, व्हाट इज के, राइट, तो ये आ जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो एफ का यूनिट है वो न्यूटन हो जाएगा, आर जो है वो तो डिस्टेंस है तो वो अपन मीटर में लिख सकते हैं, Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज का यूनिट अपने को पता है क्या होता है, कुलम रहता है, तो ऊपर दो चार्जेस है तो ऊपर कुलम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ तो अपने पास आ जाएगा कुलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इसका तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। सो कुलम जो है चार्जेस, चार्जेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A1T1, बट ये 2 बार है तो 2, फिर नीचे आएगा फोर्स न्यूटन, न्यूटन फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M1L1T-2 एंड M2 विच इज L2, राइट, M मतलब मीटर लेंथ तो L2 हो जाएगा वो। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो इसका जो आंसर है वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, M-1, सॉरी, यस, M-1 देन L-3, क्योंकि नीचे 2 है और 1 है तो L-3 हो गया। देखो अब T ऊपर 2 है, T-2 ऊपर आया तो ये T⁻⁴ हो जाएगा और A हो जाएगा 2, राइट। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट विच इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। अब तुम्हें K जो है, K इज इक्वल टू 1/4πε0, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार मैं वापस उसको मिटा के नीचे लिख देता हूँ, राइट। ये जो कांस्टेंट हमने लिखा था दैट वाज इक्वल टू 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट वगैरह की वैल्यू रखेंगे तो ये जो k है, k की वैल्यू बच्चों आती है 9 × 10⁹ SI यूनिट। ये जो k है दैट इज नथिंग बट 9 × 10⁹, इसका जो भी SI यूनिट आता है वो। और तुम्हें एक बात पता पड़ेगी कि जो भी यूनिट एप्सिलॉन नॉट का है उसका उल्टा यूनिट आएगा किसका, k का, राइट। सो ये बेसिक स्केलर फॉर्म है कुलम के लॉ का, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब हम एक बात पढ़ेंगे आगे जाके कि जो भी चार्जेस रहेंगे वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, राइट। सो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी, तो मीडियम कितना परमिट करता है उस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देने के लिए, कितना परमिशन देता है, सो दैट इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। काफी मीडियम से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने की परमिशन नहीं देते, फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये वाली बात, तो ये बेसिक स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ हो गया, सॉरी कूलम्स लॉ हो गया, राइट। चलिए ये तो फ्री स्पेस के अंदर था कि मैंने दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है उसको एयर के अंदर रखा है। लेट्स से अगर मैं कोई मीडियम की बात करूं, या तो तुम लोग हेडिंग मार सकते हो कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, जब भी मीडियम की बात करी हो तुम्हारे साथ तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मीडियम का मतलब कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, मीडियम, लेट्स से दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, और दोनों को अब मैंने एयर के अंदर नहीं रखा है, मैंने उन दोनों को कोई एक मीडियम के अंदर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब पहले वाले के तो एक तो अलग कांस्टेंट था, ये जो के है दैट इज नॉट नॉर्मल के बच्चों, ये अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। ये अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एयर जो है, एयर के लिए इस के की वैल्यू बच्चों हो जाती है 1, ये वाली बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इन दो चार्जेस को अब कोई मीडियम के अंदर रखा है तो उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा 1/4π। अब देखो वहां पर एप्सिलॉन नॉट था, दैट वाज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस कितना परमिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए, बट अभी मैंने किसी और मीडियम के अंदर रख दिया, सो वो मीडियम जो है वो कितना पास करेगा, तो हमें यहाँ पर उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी, एंड यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यही जो परमिटिविटी है उसको मैं लिख लूंगा एप्सिलॉन नॉट इनटू के, Q1 Q2 बाय
R square simple, where epsilon is equal to epsilon naught into K. Epsilon is the permittivity of the medium, epsilon naught is the permittivity of the free space, K is the dielectric constant of the medium. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पर कि भाई ये K जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको हम ER भी बोल सकते हैं। ER का मतलब होता है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। सो ये हो जाएगा अपना जो कूलम्स का जो स्केलर फॉर्म है इन अ मीडियम। कोई मीडियम के अंदर दो चार्जेस को रखे हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा ये वाला। अगर मैं उसको पहले वाले से कंपेयर करूं कि भाई पहले इन दोनों को मैंने नॉर्मल सिनारियो में रखा था तो फोर्स की वैल्यू क्या आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब लेट्स से कि फोर्स की वैल्यू कुछ F डैश आई, ठीक है, F डैश लिख लिया देखो मैंने, F डैश आई कुछ फोर्स की वैल्यू, तो वो इनिशियल फोर्स से कितना टाइम्स हो जाएगी। तो ध्यान से देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैल्यू क्या थी जब उन दोनों को मैंने एयर में रखा था, राइट। जब मैंने उन दोनों के एयर में रखा था तो देखो उन दोनों के बीच में फोर्स यही तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो वापस मैं उस स्क्रीन पे जाता हूँ, तो अगर मैंने उनको कोई मीडियम के अंदर रखा है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मीडियम के अंदर रखने से उनका जो फोर्स है उनकी जगह में F लिख सकता हूँ डिवाइड बाय K, तो फोर्स जो है वो डिवाइड बाय K टाइम्स हो जाएगा या 1/K टाइम्स हो जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं कि अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, उन दोनों के बीच में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक सब सिंपल भाषा में समझो, 20 न्यूटन का अगर उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है और अगर मैं उन दोनों को एक मीडियम के अंदर रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी का भी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज दैट वाज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के यूनिट तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो K अपना यूनिट लेस हो जाएगा, या तो ER भी बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। सो इनिशियली 20 न्यूटन था कहां पर, एयर के अंदर, तो अगर मैंने उसको K जितने डाइलेक्ट्रिक में रखा K इज इक्वल टू 4, सो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, मैंने बताया कि F/K हो जाएगा, F/K हो जाएगा तो 20/4, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कितना फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन, मतलब फोर्स की वैल्यू घट गई। K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, ये बात याद रखो, एयर के लिए K की वैल्यू रहेगी 1। फिर जो अपने कंडक्टर्स रहते हैं, कंडक्टर्स के लिए K की वैल्यू बच्चों होती है इनफाइनाइट, ये बात याद रख लो, ठीक है। जब भी तुम्हें वर्ड कंडक्टर दिया हो तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, राइट। सो ये अपना कूलम का लॉ हो गया इन स्केलर फॉर्म, ठीक है। स्केलर फॉर्म के अंदर अपन कूलम का लॉ किस तरीके से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कूलम का लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी वेक्टर फॉर्म क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म समझो, वेक्टर फॉर्म क्या है। हमें पता है कि अपनी जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। लेट्स से अगर मैं बात करूं यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2, ठीक है, उन दोनों को मैंने ओरिजिन से कुछ वेक्टर्स पे रखा होगा, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, राइट। और अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं बात करूं F21, F21 जो है इसको आज से मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट, फोर्स ऑन 2, दूसरे के ऊपर फोर्स ड्यू टू 1। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं F21 की, सॉरी F12 की, तो F12 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, ठीक है, 1 के ऊपर फोर्स हो जाएगा दूसरे के लिए, और जितना फोर्स एक दूसरे पे लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा पहले पे भी लगाएगा, बट उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। दैट मीन्स अगर मैं एक आपको सिंपल तरीके से एक एग्जांपल समझाऊं कि भाई लेट्स से कि ये चार्ज है Q1 और इधर ये चार्ज है Q2, या तो ऊपर वाले एग्जांपल में ही समझ लेते हैं, Q1 Q2 चार्ज दिया हुआ है मैंने, राइट। तो लेट्स से अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, सो सेकंड वाले चार्ज के ऊपर फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट डायरेक्शन में, देखो मैंने ब्लू पेन यूज की है, ठीक है, और उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों F21, और उसी तरीके से मैं F12 की बात करूं तो F12 इस डायरेक्शन में आएगा, राइट, F12,
अगर मैं F21 का इक्वेशन लिखूं एंड F12 का इक्वेशन लिखूं, एक बात पहले तो ये समझते हैं कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि ध्यान से देखोगे अगर मैं F12 लिखता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बट यहाँ पर मैंने वेक्टर लिया है तो दोनों साइड वेक्टर लिखना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं R वेक्टर, राइट। ये क्या है? R यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यू कैन से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है ना, तो 2 से 1 की जो डायरेक्शन होगी जिसको हम R12 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रियलिटी में वो है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। लेट्स से अपने पास A यूनिट वेक्टर है तो उसको क्या लिख सकते हैं? A वेक्टर डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल। या तो सिंपल A भी लिख लो, वो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? R वेक्टर डिवाइड बाय R का मैग्नीट्यूड, या तो R12 लिखो, यहाँ पर R का मैग्नीट्यूड R ही लिख लो, राइट। तो नीचे R क्यूब हो जाएगा, सो आपका इक्वेशन हो जाएगा K Q1 Q2, राइट। इसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं भाई। तो ये इक्वेशन फाइनली जो है वो क्या हो जाएगा? F12 का दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब, देन यहाँ आएगा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 भी आप लिख सकते हो, राइट। तो ये बेसिक बात है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसी तरीके से अगर मैं F21 निकालता, F21 क्या है यहाँ पर? F21 इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। देखो अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम हटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, हमें बस दो फोर्सेस का काम, दो चार्जेस का काम पड़ेगा। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। सेकेंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा? सो दैट विल बी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर वापस एक बार यूनिट वेक्टर आ जाएगा, बट ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन 2 1, राइट। सो इट विल बी K Q1 Q2 बाय R क्यूब। उसी तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ R21, ठीक है, या तो उसको R2 माइनस R1 भी आप लिख सकते हो, राइट। तो हमें एक बात पता पड़ी कि यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, अगर मैं ये वाले की बात करूं, इस वाले की और इस वाले की, दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि फर्स्ट वाला चार्ज लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, सॉरी फर्स्ट वाला चार्ज है वो राइट साइड फोर्स लगाएगा सेकंड वाले चार्ज पे, और सेकंड वाला चार्ज है वो लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो F1 एंड F2 है, F12 एंड F21, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड तो हमें यहाँ दिख ही रहा है, ये रेड सर्कल किया है जो मैंने, मैग्नीट्यूड तो दिख ही रहा है, बट यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिखूंगा, सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, देखो F21 वाली लाइन को मिटा के, ठीक है, कि हमारे पास जो F21 है that is equal to minus time F12, right? F21 is equal to minus time F12, इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं, राइट। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, सो F21 का जितना मैग्नीट्यूड रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड अपना क्या रहेगा? F12 का, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कूलम्स के लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया, राइट। आई होप इट्स क्लियर। हम एक बेसिक सवाल के साथ इस कूलम के लॉ को एंड करेंगे, राइट। एक बेसिक लॉ कर लेते हैं अपन कूलम के लॉ का ही। चलिए, मुझे लेट्स से कि कोई भी एक टाइप का स्क्वायर है या ट्रायंगल ले लो, है ना। लेट्स से कि अपने पास ट्रायंगल है या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तुम्हें दो चार्जेस दिए होंगे। लेट्स से हम एक ट्रायंगल का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन द सेंस ये जो एंगल है वो कितना होगा? 60 डिग्री। बहुत ही बेसिक सवाल है, एक सवाल करोगे, बाकी कितने भी है तुम्हें प्रैक्टिस करनी आप कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर टाइप का रहेगा। सो लेट्स से कि अगर मैं तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है उस पे चार्ज रख दूं Q, ABC तीनों पे मैंने QQ चार्ज रखा हुआ है, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड लेंथ कितनी है? A है। तो मुझे ऐसा पूछा है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन ए, राइट। तो पहले तो इसको स्टॉप करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर मुझे ए पे फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। तो देखो बहुत ही बेसिक सवाल है, ट्राई करते हैं अपन।
तो ए के ऊपर दो चार्जेस जो है वो फोर्स लगाएंगे, राइट। हमें ए के ऊपर फोर्स लिखना है, हमें पता चल गया, लाइन मिटा दी हमने। अब देखो बी से ए के साइड ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर बी जो है वो ए के ऊपर इधर ही तो फोर्स लगाएगा, और ये जो सी है वो ए के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, राइट। लेट से ये बी जो फोर्स लगाएगा उसको F1 बोल दो और इसको F2 बोल दो। F1 के मैग्नीट्यूड की बात करो बच्चों, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि भाई दोनों चार्ज की वैल्यू तो सेम है, अलग दी होगी वैल्यू दी होगी तो भी तुम लोग उसके हिसाब से कर सकते हो, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा F1। एंड अगर मैं F2 की बात करूं, तो F2 की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी वही आएगा, बट फर्क यहाँ पर किसका है बच्चों, फर्क है डायरेक्शन का। अब मैंने ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, तो सीधा F1 और F2 को ऐड कर दिया, आंसर इज F1 प्लस F2, है ना। F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, सीधा ऐड करोगे तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे मैंने वेक्टर बना दिया, बट सीधा इसको हम स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते, इनको हमें वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ेगा। अब इनको वेक्टर की तरह कैसे ऐड करें, देखो ये रियलिटी में दो वेक्टर है जिनके बीच में कुछ एंगल है ये वाला, ठीक है। अब हमें पता है ऐसे समझो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री मुझे दिया है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर है A1 एंड A2 और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो मैं उन दोनों के बीच में जो नेट ए नेट है वो क्या लिख सकता हूँ, या तो नेट वेक्टर, अपन यहाँ पे फोर्स है तो एफ नेट से डिस्कशन कर लेते हैं। लेट से दो फोर्सेस है F1 राइट एंड F2, लेट से F1 और मुझे ऐसा दिया हुआ है F2, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जो एफ नेट है वो हम कैसे लिख सकते हैं, एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, राइट। तो ये सिंपल हमें वेक्टर रिजोल्यूशन पता ही है, दो वेक्टर है उन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, या A और B दो वेक्टर है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट, राइट। ये हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू। सो अब देखो दो वेक्टर है F1 F2, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो हम इजीली अपन आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो F1 F2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसको एक काम करो, उसको F ही मान लो, दोनों को F मान लो तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। दोनों को देखो मैंने F मान लिया तो अपना आंसर क्या आया, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 60 की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2, तो देखो 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया अंडर रूट 3F स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा √3F। देख लो तुम लोग नॉर्मली ऐड करते ना तो तुम्हारा आंसर आता 2F, राइट, तो गलत हो जाता हो, तो आंसर आएगा √3F, और F की वैल्यू तो हमने ऊपर लिखी रखी है जो है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, सो दिस बिकेम द फोर्स बिटवीन दोस टू चार्जेस। इस तरीके से कूलम का लॉ हम बहुत ही इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू, राइट। तो ये है अपना कूलम्स लॉ इन अ मीडियम एंड आल्सो कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म।